हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, चैप्टर चल रहा था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स और इसके 3 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी लग चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका 4th लेक्चर और हम इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे एसिड्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में जान लिया था। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी एसिड की, जिनमें हमने रिएक्शन विद मेटल्स करा दिया था, एसिड्स की मेटल के साथ क्या रिएक्शंस होती हैं, और वहां पर हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, और वहां पर हमने आपको CO2 गैस का टेस्ट समझा दिया था। आज हम बात करेंगे कि एसिड्स और किन किन टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस से क्या क्या टाइप की रिएक्शंस करते हैं। तो आज की हमारी जो रिएक्शंस है वो है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स with metal oxides। एसिड्स की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के साथ बच्चों क्या होती है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम बात समझते हैं, और जैसा कि मैं हर बार आपसे कह रहा हूं कि आप पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शंस को नहीं याद कर सकते, नहीं क्रैम कर सकते, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी रिएक्शन, जो मैं हेडिंग यहां पर लिख रहा हूं कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं ले लूं कि रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अब तमाम तरह के एसिड्स हैं, बहुत सारी मेटल के ऑक्साइड पॉसिबल है, तो कितनी रिएक्शंस आखिर हम याद करेंगे। तो इन सब से बचने के लिए हम करते क्या है, हम एक जनरल रिएक्शन याद कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन से क्या होता है, कोई भी एसिड और कोई भी मेटल ऑक्साइड हमें दे दिया जाए, हम उसका प्रोडक्ट आराम से बना देंगे। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि हमें बैलेंसी वगैरह सारी चीजें एलिमेंट्स की पता होनी चाहिए, जो कि 9th क्लास में आपको सिखाई गई थी। और 9th क्लास में भी अगर नहीं पढ़े तो अभी भी जितने लेक्चर्स हो चुके हैं, हर लेक्चर में मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूं। अगर आप अब भी ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मेटल ऑक्साइड, ठीक, इसके साथ रिएक्शन हम किसकी करवा रहे हैं, एसिड की। दो ही प्रोडक्ट यहां पर बनते हैं, एक तो बनेगा आपका मेटल सॉल्ट, ये फिक्स होते हैं मेटल सॉल्ट, और दूसरा प्रोडक्ट होता है क्या, वाटर। ये जनरल रिएक्शन है, इसको आपको याद कर लेना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि जब एक एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनने वाले प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट और वाटर। अब एक एग्जांपल से अपनी बात को यहां पर समझाते हैं। मान लीजिए एसिड के तौर पर मेरे पास H2SO4 है, ठीक है, एक्वस। मैं पिछली बार भी बताया था, किसी भी एसिड को हम जब लेते हैं तो एक्वस फॉर्म में ही लेते हैं, तभी वो एसिड का काम कर पाता है, वरना वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा अगर हम एक्वस नहीं लेंगे तो ये जो कंपाउंड हमने लिया इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला केमिकल से, हर टाइप की इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इसके बाद मेटल ऑक्साइड। अब देखिए, ऑक्साइड आप जानते हैं क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ बने हुए कंपाउंड। अब किसका ऑक्साइड है, मेटल का। तो सीधी सी बात है, जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती होगी तो मेटल और ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें सिर्फ मेटल और ऑक्सीजन दो ही टाइप के एटम हो, उन्हीं को मेटल ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने ले लिया Na2O, सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है, ये मैंने ले लिया। या फिर चलिए एक और रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया मैंने HCl, एक्वस, और मेटल ऑक्साइड के रूप में मैंने लिया यहाँ पर MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और याद करिए ये कहां पर मैंने बनवाया था, जब मैंने आपको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन लिखवाई थी, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा जाता है तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, राख या एशेस के रूप में जो मिलता है, ठीक है, पाउडर की तरह। अब देखिए, ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम एक मेटल है इसलिए सोडियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। इसी तरह ये मैग्नीशियम एक मेटल है, तो इसीलिए मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो क्या कहलाएगा, एक मेटल ऑक्साइड। अब हमें ये पता है कि सॉल्ट और वाटर दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक प्रोडक्ट तो आप बहुत आसानी से उसका फॉर्मूला लिख दोगे, क्या, वाटर, कुछ सोचना ही नहीं है। अब समस्या आएगी क्या कि सॉल्ट कौन सा बनेगा। अब सॉल्ट तो डिपेंड किस पे करेगा कि हमने कौन सा एसिड और कौन से मेटल का ऑक्साइड लिया हुआ है। तो मैंने पिछली हर रिएक्शन में आपको बताया है कि मेटल सॉल्ट आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे बनेगा। उसके लिए हमें एसिड की और इसकी क्या करनी पड़ेगी, स्प्लिटिंग आनी चाहिए, ब्रेकिंग आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। देखिए, जो मेटल ऑक्साइड है अगर हम इसको ब्रेक करेंगे यहां से
तो चूंकि ऑक्साइड है तो यहां से मैं एक Na+ और एक ये मिलेगा O2-। ये ऑक्साइड आयन है, ये सोडियम आयन है, जो कहां से मिला मुझे, यहां से। और H2SO4 से क्या मिलेगा मुझको, चलिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ना भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा वो बैलेंसिंग के हिसाब से अपने आप ही एडजस्ट होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको 2H+ मिलेगा और SO4 क्या मिलेगा, -2। अब होना क्या है, हमने आपको पिछली बार भी बताया था मेटल सॉल्ट कैसे बनता है, जब मेटल एटम एसिड के नेगेटिव वाले पार्ट के साथ ऐड हो जाए, जुड़ जाए। तो एसिड का नेगेटिव पार्ट ये रहा, ठीक है, और मेटल ये रही, तो सोडियम को SO4 के साथ हमें जोड़ देना है अकॉर्डिंग टू बैलेंसी। तो देखो क्या है, बैलेंसी सोडियम की प्लस होती है, SO4 की कितनी होती है, -2। बैलेंसी को क्रॉस कर दोगे तो Na के नीचे तो 2 आ जाएगा और +1 पहुंच जाएगा कहाँ, SO4 के नीचे। 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4। यही हमारा क्या हो गया, मेटल सॉल्ट, Na2SO4 एक्वस। हो गई रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, ये सॉल्ट ये वाटर, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट बन गया। सिमिलरली हम इस रिएक्शन को भी कर सकते हैं बच्चों, इसमें भी देखो एक एसिड है और एक क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। दोनों की रिएक्शन से बनता क्या है, सॉल्ट और वाटर। वाटर तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब सॉल्ट कौन सा बनेगा कैसे पता चलेगा, यहां से आप इसको फिर से ब्रेक करिए MgO को, तो Mg यहाँ पर Mg की वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन की कितनी, -2। ये तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर H+ और Cl-, ये यहां से ब्रेक हो जाता है ऐसे। क्या बताया था, सॉल्ट कैसे बनता है, मेटल को एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ जोड़ देना है। तो ये देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन बैलेंसी देख के। ठीक है, तो Mg की बैलेंसी +2 है बच्चों और Cl की कितनी है, -। जब क्रॉस करोगे तो ये 1 जो है वो Mg के नीचे लिखा जाएगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो हम उसको छोड़ देंगे। 2 कहां पहुंच जाएगा, Cl के नीचे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। तो हमारे पास जो मेटल सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी हो जाती है मेटल सॉल्ट, सॉरी मेटल ऑक्साइड और एसिड्स के बीच में। कोई भी एसिड हो, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, इस तरीके से आप रिएक्शन करेंगे, बहुत आसान है। अगर आपको ये जनरल रिएक्शन पता है तो, प्लस ये जो बैलेंसी वगैरह में लिखता हूं ये अगर आपको याद है, और याद होनी चाहिए, आप 9th में पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ चुके हैं तो 10th में आप बहुत ध्यान से पढ़िए इसको, हर रिएक्शन पे गौर करिए, जैसे मैं बता रहा हूं उसको खुद भी प्रैक्टिस करिए, करेंगे तो लगभग वही चीजें बार बार हमारे सामने रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आपके सामने से कोई चीज निकल जाती है, दोबारा वो चीज अगर आपके सामने आए तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाए कि अरे ये तो मैं पढ़ चुका हूं और इसकी बैलेंसी ये होती थी, सबने बताया था। इतना आपको काम जरूर कर लेना है, वरना काफी फिर प्रॉब्लम्स आपको आगे चल के होने लगेंगी। चलिए एक रिएक्शन और करा देते हैं इसी की। मान लीजिए इस बार मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। वैसे तो इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसको कमर्शियली क्विक लाइम कहा जाता है। इसकी रिएक्शन मुझे करवा देनी है HCl के साथ, एसिड मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा, वाटर और मेटल सॉल्ट। अब डायरेक्टली लिखो, देखो मेटल सॉल्ट कैसे बनता था, मेटल और एसिड का नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे मेटल कौन है, कैल्शियम, यहाँ एसिड नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, Cl के पास। तो कैल्शियम को और इसको Cl को आपको मिला के लिखना है, इसके थ्रू फॉर्मूला बनाना है। तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, ये आप याद रखेंगे। क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। जब क्रॉस करोगे तो Ca के नीचे तो कुछ नहीं लिखना क्योंकि इधर से 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन ये 2 कहां पहुंच जाएगा, Cl के नीचे, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका CaCl2X। ठीक है, तो यहां बन गया कैल्शियम क्लोराइड जो कि मेटल सॉल्ट है, और उधर बन गया वाटर। ठीक, चलिए एक और रिएक्शन अगर आप करना चाहें तो मैं एक और यहाँ पे बता दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास कॉपर का ऑक्साइड है CuO, और यहाँ रिएक्शन करा दी मैंने H2SO4 की। ठीक है, अब ये रिएक्शन आप अपने आप करेंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, आप खुद समझ लें, जैसे मैंने अभी बताया
कैसे करते हैं रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन है, मेटल सॉल्ट और वाटर बनना है, वाटर तो ऑलरेडी लिख ही देंगे। फिर क्या करेंगे, सॉल्ट कैसे बनाएंगे, एसिड के नेगेटिव पार्ट से मेटल को जोड़ देंगे। तो मेटल ये है कॉपर, यहाँ पर इसकी वैलेंसी +2 है, क्यों है, यहाँ पे साफ साफ देखो, वैसे तो कॉपर की जो वैलेंसी है +1 भी होती है कहीं कहीं और कहीं कहीं +2 भी होती है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, +2 है। कैसे दिख रहा है कि दोनों के नीचे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे देखो सबस्क्रिप्ट में, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब ये ऊपर से ही तो आया, कैल्शियम के ऊपर से आया होगा, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। यहाँ 1 है, 1 लिखा नहीं आता, कहां से आया होगा, Cl के ऊपर से। यहाँ दोनों के नीचे कुछ नहीं लिखा, ये तभी होता है या तो दोनों की वैलेंसी सेम हो या फिर दोनों की 1 हो, लेकिन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की 1 तो नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीजन तो -2 होती है, फिर भी इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि दोनों की ही वैलेंसी बराबर रही होगी, इसकी +2 रही होगी, इसकी -2, इसीलिए फॉर्मूला बनाते समय कुछ भी नहीं लिखा गया। तो +2 में है कॉपर और ये Cu+2 और इधर से SO4 -2 आएगा, आप उसको जोड़ के लिख देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा कॉपर सल्फेट का। तो सिंपल है, ये अपने आप करेंगे। इसके बाद अगली कैटेगरी में लिख रहा हूं, नोट कर लिया करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की बजाय नोट करने की आदत डालो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड की। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, दोनों की केमिकल नेचर एकदम सेम रहती है, ठीक है। यानी कि अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो एसिड्स की जो रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के साथ हो रही थी, सेम वही रिएक्शन जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी होंगी, यानी वही सेम 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मेटल सॉल्ट और प्लस वाटर, सेम रिएक्शन है, कोई अंतर ही नहीं है। एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, जैसे मान लो एसिड मैंने HCl ले लिया और मेटल हाइड्रोक्साइड लेना है इस बार। चलो पिछली बार जैसे मैंने सोडियम के साथ एग्जांपल लिया था अपना, सोडियम का ऑक्साइड लिया था लास्ट टाइम पे, इससे पहले वाली हेडिंग में, इस बार मैं सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले रहा हूं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सॉल्ट सेम वाटर और सेम वही सॉल्ट बनेगा जो पिछली के रिएक्शन में बना था, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, HCl को ब्रेक करोगे H+Cl- आएगा, NaOH को करोगे तो Na+ और OH- आएगा, क्लियर है कि नहीं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड। मेटल तो एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, NaCl, और इधर क्या बनेगा OH और H। ध्यान रखो हमेशा H+ और OH- मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, वाटर। ये बात बिल्कुल गांठ मान लो कि जब भी H+ और OH- मिलेंगे ये मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो लास्ट वाले एग्जांपल में हमने H2SO4 लिया था, तब वहां पर Na2SO4 बना था। अगर हम यहां पर भी H2SO4 ले लें तो यहाँ पर Na2SO4 ही बनेगा, क्योंकि सेम है, चाहे हम Na2O की रिएक्शन करवाएं चाहे NaOH की करवाएं, कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा दोनों में। एक और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है और मैंने एग्जांपल ले लिया MgOH का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, चाहे यहां पर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, प्रोडक्ट्स पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ऐसा बच्चों क्यों हो रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है, आमतौर पर जब किसी भी मेटल ऑक्साइड, मैं यहाँ पर देखो जनरली लिख दे रहा हूं, कोई भी अगर मेटल ऑक्साइड है और अगर उसके कांटेक्ट में वाटर आ जाए तो वो तुरंत क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। और आप खुद सोचो, मान लो अगर इसमें मैंने भर दिया H2SO4, अब आपको ये पता है कि H2SO4 हमने एक्वस ही तो लेंगे, यानी इसमें वाटर और वाटर के साथ एसिड। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन। इसका मतलब जो ये एसिड मैंने लिया है इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। और सपोज दैट मैंने अगर इसके ऊपर से इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला, तो जैसे ही वो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें पड़ेगा, क्या वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, अब वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी MgOH। तो रिएक्शन तो सेम है, बस केमिकल कंपाउंड के नेम या कैटेगरी अलग अलग थी, इसलिए मैंने 2 हेडिंग्स में इसको लिखा दिया है। हो सकता है आपकी बुक्स में एक ही हेडिंग पड़ी हो, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, एक ही जगह बता दिया हो, तो आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है
तो एसिड के सोल्यूशन में वाटर भी होता है, जैसे ही वो मेटल ऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है वो मेटल हाइड्रोक्साइड की ही होती है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इस वाले रिएक्शन में, देख लो फटाफट, बहुत आसान है। एसिड का नेगेटिव पार्ट यहां से क्या मिलेगा आपको, अब डायरेक्ट याद रखना सीखो, SO4-2 मिलेगा। और मेटल कौन सी है, Mg। Mg की वैलेंसी क्या होती है, +2। सल्फेट की क्या होती है, -2। दोनों की वैलेंसी सेम है, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या, MgSO4। और यहां से मिलेगा आपको OH-, यहां से मिलेगा H+, और इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी मेटल हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसके चक्कर में आप नहीं पढ़ना है आपको, आप ये ध्यान रखें, चाहे मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हो चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो, दोनों की रिएक्शन जो है सेम होती है, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनते हैं, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई या फिर हाइड्रोक्साइड की। एसिड के साथ ये ध्यान रखना, ये नहीं हर जगह ये काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स की सारी रिएक्शंस एक जैसी होती होंगी, नहीं, अंतर भी होता है। लेकिन मैं एसिड के साथ जो बात बता रहा हूं, एसिड के रेफरेंस में जब हम बात करेंगे तो ये बात आप ध्यान रखें कि एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों में से किसी की रिएक्शन करा लो, सेम प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन हर रिएक्शन के बारे में ये थ्योरी अप्लाई नहीं करनी है, ये आप याद रखें। ठीक है, अब अगली जो कैटेगरी है रिएक्शन की, वो आपको ऐसा लगेगा ये जो मैंने अभी अभी रिएक्शंस लिखाई है यही रिएक्शन मैं फिर से दोबारा लिखने लगा, तो कई बच्चे सोचेंगे अरे सर ये तो आप बार बार वही एग्जांपल रिपीट कर रहे हो। तो बच्चों हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कैटेगरीज हैं ही ऐसी जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब देखो ये रिएक्शन जो मैं लिखने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स, ये तो हमें पढ़ना ही है, एसिड तो चल ही रहा है, विद बेसिस। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, ध्यान रखेंगे इन्हीं रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्यों कहा जाता है इनको, ये आपको कुछ लेक्चर्स के बाद डिटेल में समझाया जाएगा जब आप बेस भी पढ़ लेंगे। अभी हम एसिड पढ़े, इसके बाद हम बेस भी पढ़ लेंगे, जब उसके बाद हम आपको इस न्यूट्रलाइजेशन का मतलब बताएंगे तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आखिरकार न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। अभी आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो मोटे मोटे तौर पर कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देना, खत्म कर देना। जब हम एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड की एसिडिक नेचर को बेस खत्म कर देता है और बेस की बेसिक नेचर को एसिड खत्म कर देता है, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, और इसी रिएक्शन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब समझो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो जनरल इक्वेशन की बात करी जा रही है वो है एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। आप कहेंगे यही सर आपने मेटल ऑक्साइड में लिखी सॉल्ट और वाटर, यही मेटल हाइड्रोक्साइड में भी लिख दिया आपने सॉल्ट प्लस वाटर, और यही इसमें लिख दिया। तो मेरे भाई ये तो और अच्छी बात है ना, ये तो और अच्छी बात है कि आपको एक ही लाइन याद करनी पड़ रही है और आपकी कई सारी रिएक्शंस तैयार हो जा रही हैं। एक्चुअल में बच्चों ये जो बेस है ये तो एक कैटेगरी है कंपाउंड्स की। अब ये बेस होते क्या, अगर आप केमिकली देखें तो ये बेस क्या है, बेस अमूमन या तो कोई मेटल ऑक्साइड होता है या मेटल हाइड्रोक्साइड होता है जनरली, या आप उल्टा कह सकते हो कि मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो बेस ही होते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH, अभी मैंने इसको कौन सी रिएक्शन में लिखा था, मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में, यानी ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों आप शायद ना जानते हो तो आप जान जाएं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में इसकी गिनती होती है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आप जनरली जो किराने की दुकानें वगैरह होती है उन पे मिलता भी है, जो आपका सोप वगैरह जो डिटर्जेंट वगैरह होता है उसमें ये पड़ा भी होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा, समझ रहे। तो आप ये ध्यान रखें, लिख जरूर दिया हमने कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, तो बेसिस कोई नई चीज नहीं है बच्चों, बेस तो एक कैटेगरी है केमिकल कंपाउंड्स की। कौन से केमिकल कंपाउंड जिनमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो हम जब बेस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे एसिड की बताई थी।
लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो बेस होते क्या, किन कंपाउंड्स को, किस टाइप के केमिकल कंपाउंड को बेस करें, तो आमतौर पर जो बेस होते हैं या तो वो किसी मेटल के ऑक्साइड होंगे या फिर वो किसी मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के अलावा और कोई बेस नहीं होता, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे बहुत सारी मेटल्स के कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स जो हैं वो भी माइल्ड बेस का ही काम करते हैं, तो वहां पर भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है, ठीक है। लेकिन वहां पर एक चीज और एक्स्ट्रा बनती थी, CO2, आप पढ़ चुके हैं ये रिएक्शन, याद करिए। मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाई कार्बोनेट्स, वहां पर भी सॉल्ट और वाटर बनता था, क्योंकि वो भी क्या है, बेस ही है। लेकिन वहां पर चूंकि कार्बोनेट आयन होता था इसलिए CO2 गैस और निकल जाती, तो 3 प्रोडक्ट हो जाते थे वहां पर, H2O यानी वाटर, सॉल्ट, ये दोनों यहाँ भी बन रहे हैं, एक एक्स्ट्रा क्या था, CO2 और थी वहां पर। तो इस तरीके से आप कंपेरिजन करके याद रखें। तो अब मेरे ख्याल से बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आप पूरा समझ में आता जाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर चलते हैं, चलिए। एसिड के रूप में मान लिए मैंने ले लिया, चलिए इस बार थोड़ा सा अलग एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, ठीक है, एक्वस, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। और बेस मैंने ले लिया, जो अभी लिया था, NaOH, एक्वस। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, हमेशा एक्वस सॉल्यूशंस की फॉर्म में ही वो यूज करे जाते हैं, ये आप ध्यान रखें। अब देखो बच्चों, सेम, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोक्साइड से, बिल्कुल वही रिएक्शन है। और मेटल हाइड्रोक्साइड होते क्या है, बेस होते हैं, तो यहाँ पर बस हेडिंग चेंज कर दी, रिएक्शन तो वही होगी, मैकेनिज्म तो वही होगी। कैसे करेंगे, देखो, यहां से इसको ब्रेक कर दो, Na+OH-। अब ऐसे एसिड्स को ब्रेक करना ध्यान से आप समझ लें, अभी लेक्चर आगे चलेगा तो हम अभी कैटेगरीज पढ़ाएंगे आपको एसिड की, तो ध्यान रखना, वहां पर फिर से बता दूंगा। इस टाइप के जो एसिड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। उनमें एक इस टाइप की कार्बन की चेन होती है, तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है ना, ऐसी कार्बन की और भी बड़े हो सकते हैं, 3 कार्बन के, 4 कार्बन के, 10 कार्बन के, 15 कार्बन के, 20 कार्बन के, बड़ी बड़ी चेन्स लगी हो सकती हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। इनको ब्रेक करेंगे, H+ यहाँ से निकालना होता है, तो यहाँ से ऐसे ब्रेक करा जाएगा इसको, तो इससे आपको मिलेगा CH3CO, यहाँ पर माइनस, और यहाँ से मिलेगा H+। अब चूंकि ये एसिटिक एसिड है, तो इससे जो ये आयन मिला हमें, इसको याद कर लेना, इसका नाम है एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड से H निकाल दिया H+ के रूप में, बच गया वो एक नेगेटिव आयन बचा, जिसका नाम है एसीटेट आयन। अब मैंने बताया था सॉल्ट बनता कैसे है, मेटल को एसिड के नेगेटिव पार्ट से जोड़ दो, तो ये है मेटल, ये है एसिड का नेगेटिव पार्ट, जोड़ दो। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो आप, इससे पहले जैसे मैं कोई रिएक्शन करवा रहा था एसिड की और बेस की, मान लो यहाँ पर मैंने अगर HCl लिया होता, सपोज दैट, और NaOH से उसकी रिएक्शन करवा रहे होते, तो यहां से आपको H+ और Cl- मिलता, ठीक है, और यहां से मिलता Na+ और OH-। तो आप सॉल्ट कैसे बनाते हैं, और अभी तक आप ऐसे ही बनाते ही आए, मेटल और एसिड का नेगेटिव पार्ट। तो जब इनका हम फॉर्मूला बना के लिखते थे, तो क्या, अब इसका फॉर्मूला अगर बनवाना हो तो क्या बनाते थे हम, NaCl, यानी कि मेटल यानी कि पॉजिटिव वाला पहले लिखते थे और बाद में लिखते थे नेगेटिव वाला। अभी तक जितने भी मैंने सॉल्ट कराए हैं, ठीक है, सॉल्ट बनवाए हैं इन रिएक्शंस में, सब में एक पैटर्न आप देख लें, अगर आपने गौर नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके देख लें कि पहले हमने पॉजिटिव लिखा था, बाद में नेगेटिव लिखा था। लेकिन जब भी इस टाइप का कोई ऑर्गेनिक एसिड होगा, और ऑर्गेनिक एसिड से आप सॉल्ट बनवा रहे होंगे, तो ये सीक्वेंस थोड़ा अलग हो जाता है। वहां पर क्या होता है, ये नेगेटिव वाला पार्ट आप पहले लिखेंगे, अभी तक हम क्या करते थे, पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिखते थे, तो नेगेटिव वाला पार्ट इसमें क्या है, CH3COO-, और अब लिखेंगे पॉजिटिव यानी कि मेटल Na, और इसका क्या है प्लस। अब चूंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस करने से भी कोई फायदा नहीं है, 1 1 दोनों के नीचे आएगा, तो सिर्फ हम डायरेक्टली इनको लिख देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा CH3COO-Na, ठीक है। और ये चूंकि एसिटेट आयन था, और वो एसिटेट आयन किसके साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। ये बिल्कुल सेम है, जैसे सल्फेट आयन कभी मिलता था और वो सोडियम के साथ जुड़ जाता था, सोडियम सल्फेट बन जाता था। अभी यहां से क्लोराइड आयन मिला था,
वो सोडियम के साथ जुड़ जाता तो सोडियम क्लोराइड, ऐसी एसीटेट आयन मिला, सोडियम के साथ जुड़ गया तो सोडियम एसीटेट। बस लिखने का तरीका अलग है, देखो इधर Na स्टार्टिंग में लिखा है, वहां पर हमने Na को लास्ट में लिखा है। तो आप ध्यान रखें, जब भी किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ मेटल का सॉल्ट बनवाओगे आप, तो पहले वो ऑर्गेनिक वाला पार्ट लिखा जाएगा, जो कार्बन की चेन है वो पहले लिखोगे और बाद में लिखोगे मेटल। अब दूसरा कंपाउंड क्या बचा, यहाँ से OH और ये H+ और OH- मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, होगी रिएक्शन, हो गया न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ रही बात। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस तो बहुत आसान है, एसिड और बेस की रिएक्शन, उनसे क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें इसको, और करा दो एक रिएक्शन। चलिए एक और कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास MgOH होल ट्वाइस, ये एक बेस है, बेस होने के साथ साथ ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड भी है, अभी ये भी मैंने सब चीजें बताई आपको। प्लस इसकी रिएक्शन में एक एसिड से करवा दे रहा हूं, मान लीजिए HCl और H2SO4, इन्हीं दो एसिड से ज्यादा रिएक्शन है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो उन्हीं को लेके चल रहे हैं। हालांकि आप किसी भी एसिड से करवा सकते हो, नाइट्रिक एसिड को छोड़कर। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन थोड़ी सी अलग टाइप की है, मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। नाइट्रिक एसिड की अलग से रिएक्शंस मैं आपको लिखवाऊंगा, एक दो रिएक्शंस, वो आपको याद कर लेनी है। उसका रीजन मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता भी चुका हूँ कि क्यों हमें अभी फिलहाल 10th क्लास में नाइट्रिक एसिड नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो अपने आप में एक टॉपिक है अलग। तो देखो ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है बच्चों। एक चीज और ध्यान रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो बिल्कुल मिल्क की तरह व्हाइट व्हाइट लगता है, मिल्की व्हाइट, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और इसका जो यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड एज एंटासिड, ये एंटासिड के रूप में यूज कराया जाता है। एसिडिटी जब हो जाती है तो हम लोग जो टैबलेट्स या कुछ सस्पेंशन लेते हैं जैसे डाइजीन या एलजेल वगैरह, तो उनका जब आप पीछे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस पर लिखा होगा पीछे, डाइजीन पर है, जो भी आप जो भी ब्रांड ले रहे हैं एसिडिटी के लिए। और एक चीज और होती है उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कुछ मात्रा में मिला होता है, लेकिन मेन ये है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब स्टमक में HCl की अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, थोड़ी बहुत तो देखो जरूरी है, क्योंकि जम्स वगैरह को किल करता है HCl+, जो एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन वगैरह, उनके वर्क करने में हेल्पफुल होता है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, मैंने शायद आपको एक लेक्चर में बताया भी था। लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो हमें इचिंग होने लगती है अंदर से, ठीक है, थोड़ी सी समस्या होती है, और गले तक ऐसा खट्टा खट्टा सा लगने लगता है और काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वही प्रॉब्लम एसिडिटी के नाम से हम जानते हैं। उसको खत्म करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस जो है एंटासिड्स का यूज करते हैं, वो हम खाते हैं, जैसे हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये एक माइल्ड बेस है और एडिबल बेस है, इसके बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस को हम खा सकते हैं, ठीक है, एंटासिड के रूप में। सारे बेस को नहीं खा सकते, आप ध्यान रखना। अब NaOH मत खा के देख लेना कभी, NaOH खा के तो हम खेल खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है, काफी डेंजरस होता है। तो देखिए रिएक्शन देख लेते हैं, यहां से क्या होगा, Mg और OH, Mg+2 मिलेगा मुझे और यहां से मिलेगा OH-, ये याद रखा करो, यहां से मिलेगा मुझे H+ और Cl-। सॉल्ट कैसे बनेगा, मेटल उठाओ, एसिड का नेगेटिव पार्ट उठाओ, जोड़ दो। वैलेंसी इसकी 2 है, Cl के नीचे जाएगी, 1 Mg के नीचे आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और OH और H मिलकर क्या कर लेंगे, वाटर बना लेंगे, हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी आसान रिएक्शन है ये, मेटल की रिएक्शंस एसिड्स की रिएक्शन बेसिस के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। एक्चुअल में आज की जो भी मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं वो सब एक ही जनरल रिएक्शन पे बेस्ड हैं। वो जनरल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, देखो, चाहे आप एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से करा लो, चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड से करा लो, चाहे बेसिस से करा लो, हर एक केस में सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट कैसे बनता है आपको पता है, मेटल को एसिड के नेगेटिव पार्ट से जोड़ देना है बैलेंसी के अकॉर्डिंग, और दूसरा प्रोडक्ट आपको पता ही है वाटर। क्लियर है। चलिए अब एक लास्ट प्रॉपर्टी एसिड की और है, हम वो और देख लेते हैं। हालांकि वो एक थोड़ी अलग टाइप की प्रॉपर्टी है, वो कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है हमें उसमें करनी है। आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी भी एसिड में होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका मतलब ये हुआ कि एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। एसिड्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जा सकता है और इसके लिए एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है इस तरीके से और इसमें मैंने अगर प्योर वाटर भर दिया है, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर भर दिया मैंने और एक छोटा सा यहाँ पर मैं सेटअप लगा रहा हूं। एक मैंने बैटरी यूज करी है और एक छोटा सा बल्ब मुझे लेना है। तो मान लीजिए ये हो गई बैटरी, ये मान लो बैटरी का पॉजिटिव पार्ट और ये है बैटरी का नेगेटिव पार्ट, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या काम करा है, एक कॉर्क लगा दिया है इसके बॉटम पर, रबर का एक कॉर्क, और यहां पर 2 आयरन नेल्स लगा दी हैं। एक दूसरे से ये टच नहीं हो रही है, ध्यान रखेंगे, दूर दूर है, ठीक है। अब एक वायर मैंने इस वाली आयरन नेल से टच करा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उसको जोड़ दिया। क्लियर है। इसी तरह दूसरा वायर मैंने दूसरी वाली आयरन नेल से टच करा, लेकिन यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, यहां पर एक स्विच लगाया हुआ है और तब जाके मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब देखो, अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं, ये स्विच मैंने कर दिया ऑन, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये स्विच ऑन का सिंबल होता है इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रिक करंट होती है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलती है। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट निकलनी स्टार्ट होगी, हम मान के चल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट यहां से निकली, बल्ब के अंदर पहुंचेगी, यहां आएगी, इस आयरन नेल में पहुंचेगी। ये जो कि कॉर्क है, ये इंसुलेटर है, ये करंट को पास नहीं करा सकता। जब करंट इस नेल तक आ गई और इसके बाद इन दोनों नेल्स का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, सिर्फ एक ही कनेक्शन है कि ये वाटर में रखी हुई है, यानी जो भी इनके बीच में लिक्विड भरा हुआ है, अगर वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी इस नेल से इस नेल तक पहुंच जाएगी और फिर इस वायर से होती हुई नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगी। तो एक पूरा क्लोज सर्किट बन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये बल्ब ग्लो होने लगेगा। लेकिन इन केस ऑफ प्योर वाटर ऐसा नहीं होता। प्योर वाटर के केस में ये बल्ब ग्लो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इज इंसुलेटर, या ऐसे लिख दो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब प्योर वाटर का मतलब ये नहीं बच्चों कि आपने समर से अपना वाटर निकाल लिया तो आपने कहा ये तो मिलावट तो कुछ नहीं, प्योर है, ये प्योर नहीं। केमिस्ट्री के हिसाब से प्योर क्या है कि वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है H2O मॉलिक्यूल के रूप में। तो जो वाटर का आप सैंपल ले रहे हैं उसमें सिर्फ H2O ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, बाकी किसी भी टाइप का कोई मिनरल, कोई सॉल्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग जो पीने के लिए पानी यूज करते हैं उन सब में काफी सारे सॉल्ट्स मिले होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। मिनरल वाटर आप यूज करते हैं जैसे बिस्लरी या एक्वाफिना वगैरह का, वो मिनरल वाटर में भी कई सारे मिनरल्स होते हैं। हम प्योर वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस में एक्चुअली यूज ही नहीं कर सकते। इस वाले वाटर को हम डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कहते हैं। इसमें किसी भी टाइप का मिनरल ना हो। जो आप बैटरी वगैरह में डालते हो ना, बैटरी में जो पानी डाला जाता है वो होता है ये प्योर वाटर, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं बच्चों। तो डिस्टिल्ड वाटर जब इसमें भरोगे, उसमें ये अरेंजमेंट करोगे, बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर ने इस नेल से इस नेल तक इलेक्ट्रिक करंट को जाने ही नहीं दिया, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चों हमने इसमें प्योर वाटर की जगह मान लो मैंने ले लिया होता डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैंने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता तो उस केस में क्या होता, ये बल्ब ग्लो हो जाता। ग्लो हो जाता इसका मतलब क्या था
कि इस नेल से इस नेल तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंच गई, और इलेक्ट्रिक करंट पहुंची किसके माध्यम से, जो सॉल्यूशन भरा हुआ वो सॉल्यूशन किसका था, डाइल्यूट H2SO4 का। इससे प्रूव हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल है एक्चुअली, ये प्रैक्टिकल है, आप इसको घर पे भी करके देख सकते हो अगर थोड़ा सा एसिड वगैरह आपको कहीं से मिल जाए, ठीक है। नहीं तो आप अगर डिस्टिल वाटर है उसमें लेमन जूस वगैरह डाल के भी देख सकते हो, वो भी एसिडिक होता है, या जहां से भी आपको थोड़ा बहुत किसी टाइप का हल्का फुल्का एसिड मिल जाए। H2SO4 वगैरह तो आपको नहीं मिलेगा घर पे, ठीक है, लेकिन लेमन जूस के साथ भी आप ये रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है, आपकी समझ में आ जाएगा। सेल के साथ एक छोटा सा सेल ले लेना, एक छोटा सा बल्ब ले लेना, और इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेना। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अभी आपको कॉर्क वगैरह कहाँ से लाए, तो कॉर्क नहीं है तो कुछ और रबर, अपनी इरेजर वगैरह डाल दो, उसमें छोटी छोटी आयरन रील्स लगा दो। कई सारे तरीके हैं, आप इसको घर पे करके देख सकते हो। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने एसिड यूज करा तो ये बल्ब ग्लो होने लगा, इसका मतलब एसिड्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एसिड्स आर, बल्कि एसिडिक सॉल्यूशंस लिख रहा हूं मैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, या थोड़ा सा और चेंज कर दूं लैंग्वेज को, मैं ये लिख रहा हूं कि एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एसिड्स के एक्वा सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे कंडक्टर होते हैं। कारण इसका क्या है बच्चों, इसका कारण होता है आयनाइजेशन। एसिड जो है वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। कोई भी एसिड मैंने अभी वही तो करा था, HCl था तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। वो H2SO4 होता तो H प्लस SO4 माइनस 2 में हो जाता। एसिटिक एसिड होता तो CH3COO माइनस और H प्लस में हो जाता, ठीक है। तो ड्यू टू द आयंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है। और यही जो आयंस होते हैं एक्ट एज चार्ज कैरियर्स, यही जो है वो चार्ज कैरियर्स की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर करने का काम ये आयंस ही करते हैं। समझ में आ रही बात? तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना चाहे करके भी देख सकते हैं। बहरहाल आना तो आपको चाहिए, क्योंकि इस एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे कह सकता है कि write an activity to justify that acidic solutions या aqua solutions of acids are good conductor of electricity, ठीक है। और ध्यान रखना एक चीज मैं और यहाँ पर बता दूं, एसिड्स को इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एरो बना दे रहा हूं। यहाँ पर चूंकि वाटर जो था प्योर वाटर बना जरूर होता है H2O से, H2O इस तरीके से बना होता है, लेकिन अपने आप ये कभी भी H प्लस और OH माइनस में ब्रेक नहीं होता, ठीक है, डिसोसिएट नहीं होता, आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसका मतलब उसमें चार्ज कैरियर्स नहीं बन पाते, चार्ज को ट्रांसफर करने वाली चीजें नहीं बन पाती, और इसीलिए फिर वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करा पाता अपने अंदर से। लेकिन जब में एसिड डाल दिया जाए तो एसिड से क्या होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, डिसोसिएशन शुरू हो जाता है। एसिड अपना तो खुद आयंस में टूटता ही है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ देता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आयोनाइजेशन हो जाता है या डिसोसिएशन हो जाता है, और उसमें चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं, यानी आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, आयंस आ जाते हैं, और फिर वही आयंस इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करा देते हैं। इससे वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इतनी चीजों को आप रिवाइज कर लें। अब एसिड्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप लोग इतने सारे लेक्चर्स जो मैंने करा दिए हैं, लगभग 4 लेक्चर्स आपके हो गए होंगे, ठीक है। इन लेक्चर्स को एक बार रिवाइज करके, ठीक है, अपने नोट्स वगैरह भी साथ साथ बनाते चलिए, और रिएक्शंस को लिख के बेटा जरूर प्रैक्टिस करिएगा, तभी जो आपके माइंड में बैठेंगी। और कोशिश करिए जनरल रिएक्शन के हिसाब से आप अलग अलग टाइप की रिएक्शंस को करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।